हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स। आपके किसी किसी बुक में ये चैप्टर का नाम ये भी दिया होगा, एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही बात है, वैसे ही अब इसके अंदर हम जो है एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया होता था या काफी सारी एंट्रीज दी होती थी। ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते, जो भी एंट्री लिखी होती थी उसकी या तो ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे या P&L अकाउंट में उसकी एंट्री करते थे, और लास्ट में हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज होती है जो हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या हम कुछ गलत रिकॉर्ड कर देते हैं पिछले बुक्स में। तो उसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट नाम से कुछ लिख दिया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसमें क्या लिख देते हैं कि आपने ये चीज ऐड करनी है, कि मान लो कुछ एक्सपेंसेस हैं वो आपने ऐड करने हैं, तो उनका जो एडजस्टमेंट होता है वो हम इन तीनों में करते हैं। या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। क्या मतलब, एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ ऐड करना भूल गए या कुछ भी जो भी है, मतलब अकाउंट्स के अंदर ऐड करना है, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है, डेबिट या क्रेडिट जो भी करना है वो करना भूल गए, तो अब इसको एडजस्ट करो आप किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में। एक और बात, एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, दिस इज श्योर। एडजस्टमेंट जो हम करेंगे उनके हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो आप डिस्कस करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। तो आपकी जो पहली एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैं फिर से इस पे एक बार देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंसेस आपको पता है हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमें वो खर्चा इस साल के पीरियड में पे करना था, लेकिन हमने उस बंदे से, जिस बंदे को खर्चा पे करना है, उस हमने कह दिया कि सर इस साल नहीं, अगले साल आप हमसे खर्चा ले लेना, जो भी आपकी जो अमाउंट बनती है वो आप अगले साल हमसे ले लेना। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, जो खर्चा हमने देना भले अगले साल है, लेकिन वो खर्चा तो इस बार के साल में गिना जाएगा ना, बिल्कुल गिना जाएगा। अगर वो खर्चा इस साल की बारी में गिना जाएगा तो क्या हम उसको ऐड नहीं करेंगे, उस रिस्पेक्टिव जो भी एक्सपेंस का जो हेड होगा, कोई भी एक्सपेंस है, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो उसमें हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो हमने इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड क्यों लिख रहा हूं, कि जो भी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बहुत ब्रॉड टर्म है ना, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो हमने पे करना है वो आ सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड। एक तो ये इसका इफेक्ट होगा, मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा दो इफेक्ट होंगे एडजस्टमेंट के। दूसरा सोचने वाली बात ये है कि अगर हमने ये इस साल हमने पे करना था, लेकिन हम इसको अगले साल पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो इसको क्या करेंगे, शो इन लायबिलिटी, शो एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो ये क्या है, दो इफेक्ट आ गए इसके, हमने ऐसे देखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने इस साल पे करने थे वो हम इस साल पे नहीं कर रहे हैं, अगले साल पे कर रहे हैं। वैसे बनता तो यही था कि हमें इस साल पे करने हैं, तो इसलिए इस साल की बुक्स में जो इस साल का जो सैलरी अकाउंट है उसमें हमें ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, कि मान लो सैलरी बनती है 12,000, सैलरी बनती है मान लो 10,000, ठीक है, वो और 2,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000, तो हम सैलरी अकाउंट कितने से दिखाएंगे, 12,000 से दिखाएंगे ना, कि हमने इस साल 12,000 पे करनी थी, लेकिन 2,000 हम उसको क्या कह रहे हैं कि हम अगले साल पे करेंगे, पे अगले साल करेंगे, लेकिन इस बार की बुक्स में दिखानी पड़ेंगी कि नहीं दिखानी पड़ेंगी, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड में।
और लायबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, हमारे सर पे कर्जा है, हमारे सर पे भार है, हमने इसको अभी पे करना है, जो 2000 रुपए है। 2000 रुपए हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाली साइड पर दिखाएंगे, उसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये समझ आ गया सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमने डिस्कस कर लिया क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड यानी कि हमने वो अगले साल पे करने थे, लेकिन हमने इस साल में ही उसकी अमाउंट दे दी। हमने उसकी अमाउंट पहले ही दे दी, लेकिन वो देनी कब बनती थी, अगले साल में देनी बनती थी। अब अगले साल में देनी बनती थी तो इसका मतलब कि हम अगले साल की बुक्स में दिखाएंगे, इस साल की बुक्स में दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। तो क्या कर देंगे हम इसको, लेस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड। क्योंकि हमने ये तो हमने से मान लो सैलरी कर दी, सैलरी 12,000 पे कर दी। हमने कह दिया कि भाई इसमें से 2,000 जो तेरे हैं ना वो अगले साल में से काट ले, तो अगले साल में तेरे को कितने दे दूंगा, उसकी सैलरी 10,000 है, अगले साल में उसको कितने दे दूंगा, 8,000 दे दूंगा। तो ये जो 2,000 है, क्या ये मैं इस साल की बुक्स में दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। वैसे देखा जाए तो 12,000 सैलरी पे की है, लेकिन मैं उसके अंदर लिखूंगा कि भाई साहब इसमें जो 2,000 है ना ये अगले साल के हैं, इस साल के नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंस हेड में से उसको मैं कम करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपने पहले पे कर दिए, ऑब्वियसली बात आपके लिए क्या है, ये एसेट, तो इसको क्या करेंगे, शो एज एसेट इन बैलेंस शीट। तो ये दो ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके दो इफेक्ट होंगे, जैसे कि या तो एक्सपेंस हेड में आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस हेड में ऐड होगा और लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस हेड में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। तो अगली एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, एक्रूड इनकम। सर इनकम तो सुना था, लेकिन ये एक्रूड क्या चीज है। बिल्कुल, इनकम आप सबको पता है, जैसे एक्सपेंस होता है उसका उल्टा इनकम होता है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब जो हमारे पास पैसे आने हैं, जो हमने पैसे कमाए हैं। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ जो इनकम थी वो इस साल के टर्म में हमने कमाई, लेकिन हमें वो इस साल में मिली नहीं, वो कभी फ्यूचर में जाकर मिलेगी। ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च मान लो 2018, तो हमने इस साल में कुछ इनकम कमाई। उसने कहा कि सर 2018 में नहीं मिलेगी आपको, 2019 में हम आपको दे देंगे। वो अब जो 31 मार्च 2018 के बाद हम आपको देंगे, तो वो 31 मार्च के बाद कभी भी दे सकता है 2019 तक। तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक एक्रूड इनकम होगी कि हमने वो काम कर दिया है, लेकिन वो जो इनकम है वो हमारी अभी पेंडिंग है। अब अगर वो इनकम हमारी पेंडिंग है, क्या वो इस बार के जो लेजर्स हैं, इस बार के जो अकाउंट्स है उसमें दिखानी बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि हमने उस इनकम का जो काम है, इनकम का जो कंपनसेशन है वो हमने उस पर्सन को या वो कर दिया है। तो क्या हम इसको इस बार की बुक्स में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम हेड, इस बार की जो इनकम हेड है उसमें हम दिखाएंगे। दूसरा कि हमने इस साल वो काम किया था, तो हमें क्या है कि वो जो इनकम थी वो हमें फ्यूचर में जाकर मिलनी है, तो वो हमारे लिए क्या है, शो एज एसेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट की तरह भी हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि वो भी पैसे मिलने हैं, हमने उसका वो जो पैसे मिलने हैं उसका काम हमने कर दिया है, लेकिन वो पैसे अभी हमें मिले नहीं हैं, अभी मिलने हैं। और इस साल हमने काम किया है, इस साल ही मिलने बनते थे, इसलिए इस साल की ही बुक्स में हम इसको दिखाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम इसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब थोड़ा अच्छे से सर समझ आया हमें कि इसका क्या मतलब है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या मतलब कि हमने काम अभी करना है 2018 31 मार्च 2018 से पहले हमें वो पैसे मिल गए, यहां पर हमें पैसे मिल गए, लेकिन हमें काम कब करना है, 31 मार्च 2018 के बाद काम करना है।
तो अनअर्न्ड इनकम मतलब अभी हमने अर्न नहीं किया, अभी उसका कोई काम नहीं किया है, हमें इनकम पहले दे दी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, अब ये देखो जो इफेक्ट हमने देखना, इफेक्ट फिर सोचो क्या हो सकता है। अगर समझ आ गया कॉन्सेप्ट, हमें ये समझना है कि उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। काम हमने अगले साल करना है, ठीक है, इनकम हमें पहले मिलेगी, तो इनकम जो हमें पहले मिली है, जो टोटल इनकम मिली है उसमें से वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो बनती है वो अगले साल में देनी बनती है। तो क्या होगा, लेस इन रिस्पेक्टिव इनकम हेड, ठीक है। अब इन हमें पैसे पहले मिल गए, हमने अभी काम नहीं किया है, काम करना है, हमारे सर पे भार है, हम क्या करेंगे, शो एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो इसको लायबिलिटी की तरह भी हम लिखेंगे। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं स्पेसिफिकली आपके लिए बना रहा हूं, आप इसको साथ साथ में नोट कर लो, और आपको जैसे भी जो समझ आता है थोड़ा अपना डायग्राम साथ में बना के रखो हमेशा साइड में यहां पर, कि ये 2018, 2019, इससे क्या होगा कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपके लिए जो समझना आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कुछ केसेस हैं, उसमें से हम पहला केस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या दिया है हमें, ट्रायल बैलेंस, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी दी है 1 लाख, फर्नीचर दिया है 2 लाख। एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एट द रेट 20%। जैसे कि मैंने बात किया था कि एडजस्टमेंट हमेशा उसके दो इफेक्ट होंगे और दो ही जगह वो रिकॉर्ड होगी। अच्छा, मशीनरी को अगर हम 10% डेप्रिशिएट करेंगे तो हमें साफ साफ पता लग रहा है 10,000 रुपीज आएगा। हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या है, एक खर्चा है। जहां पे डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। टू डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एम, यानी कि मशीनरी कितना, 10,000 एक जगह रिकॉर्ड हो गई है। एडजस्टमेंट पूरी करते हैं पहले। एंड फर्नीचर एट द रेट 20%, 2 लाख का 20% हमारा कितना हो जाएगा, 40,000। तो टू डेप्रिसिएशन क्या, फर्नीचर एफ लिख रहा हूं मैं, कितना, 40,000। ठीक है सर, आपने एक जगह तो रिकॉर्ड कर दी, दूसरी जगह रिकॉर्ड कैसे करनी है। दूसरी जगह आप देखो ट्रायल बैलेंस मशीनरी है, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी और फर्नीचर है, एसेट्स वाली साइड पर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। मशीनरी हमने यहां पर लिख दी मशीनरी। अब इसके अंदर ही हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लाख माइनस इसमें से यहां से डेप्रिसिएशन करेंगे, क्या कितना माइनस करेंगे, 10,000। तो जो वैल्यू है मशीनरी की वो यहां पे कितनी आ जाएगी, 90,000। हो गया दो जगह रिकॉर्ड, एक यहां हो गया और एक यहां पर हो गया। दूसरा एसेट क्या बता रहा है ये, फर्नीचर। फर्नीचर की क्या वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है 2 लाख। उसमें से 40,000 क्या है, डेप्रिसिएशन, माइनस 40,000 कितना आ जाएगा, 1,60,000। डेप्रिसिएशन हमने इनमें से माइनस क्यों किया है, क्योंकि इनकी खुद की ही वैल्यू, मशीनरी को अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मशीन की खुद की वैल्यू ही गिर रही है। कितने से गिर रही है, 10,000 से, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई, 90,000। तो ये जो एडजस्टमेंट थी ये हमने एक तो P&L अकाउंट में डिस्कस की, एंट्री करी इसकी। क्यों एंट्री करी, क्योंकि हमारे लिए ये खर्चा है। दूसरी बार इसकी एंट्री क्यों करी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट की वैल्यू, जो मशीनरी है या जो भी एसेट है उसका क्या हो रहा है, जो वैल्यू वो कम हो रही है, उसमें से उतना माइनस करके हमने इसको दिखा दिया। कि ऐसा समझ सकते हैं कि ये पिछले जो अकाउंट्स है गलती से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगा कि यार हमने तो मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएट भी करना था, ये तो हमने डेप्रिशिएट किया ही नहीं, तो उसको P&L अकाउंट में दिखा दिया डेबिट वाली साइड पे, और मशीन में से हमने क्या कर दिया, माइनस। अच्छा, अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता तो एक्चुअली में अगर ये भूले ना होता तो क्या हुआ होता कि जो मशीनरी अकाउंट, अगर आपको याद हो हमने डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर किया था उसके अंदर क्या करते थे, ये डेबिट वाली साइड पे जो मशीनरी अकाउंट है, डेबिट वाली साइड पे क्या, तो जो मशीनरी जो हम परचेज करते थे वो लिखते थे, और जब जब हम डेप्रिशिएट करते थे एक्चुअली में तो उसके जो मशीनरी अकाउंट उसके क्रेडिट वाली साइड पे, तो वो वहीं पे कैंसल आउट हो जाती थी। तो वो कैंसल आउट जब वहां पर नहीं हुई तो हमने यहां पर कैंसल आउट कर दी। ये होता है एडजस्टमेंट का मतलब, कि जो अगर हम भूल गए, हमने मशीनरी अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करी,
जो हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर करते थे, हमने उसकी एडजस्टमेंट यहां पर कर दी। जो एक्चुअल में अमाउंट उसकी वहां पर उस मशीनरी अकाउंट में जो लेजर है उसमें कम हो जानी चाहिए थी, वो तब हम भूल गए, तो हमने इसको यहां पे कम कर दी और इसको यहां पे हमने खर्चा दिखा दी जो हमने दिखाना ही दिखाना था। तो ये है डेप्रिसिएशन का दूसरा केस, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख दी हुई है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 10,000। नीचे लिखा हुआ है कि नो एडजस्टमेंट। देखते हैं क्या बनता है, मेरे साथ साथ आपने ट्राई करना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अगर हमें दिया हुआ है तो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एम, यानी कि मशीनरी 10,000, डेबिट वाली साइड में P&L अकाउंट के दिखा दिया। मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मशीनरी कितने से? 1 लाख से, 1 लाख से मशीनरी हमने दिखा दी। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमने 10,000 में से हम माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही। बस यहीं पर हम गलती कर देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि जब जब एडजस्टमेंट में जो चीज दी होगी उसको 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपको एडजस्टमेंट तो कुछ दी ही नहीं हुई है, आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो वो आपको सिर्फ ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह ही दिखाना है, P&L अकाउंट में ही वो डेप्रिसिएशन दिखाना है, वो आपको 2 जगह नहीं दिखाना है। तो जो मशीनरी है वो यहां पर 1 लाख की ही रहेगी। क्या मतलब है इसका? यानी कि हमने जो 10,000 जो है डेप्रिसिएशन, वो मशीनरी अकाउंट जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे तब उसमें से माइनस कर दिया था। एडजस्टमेंट हमने कोई गलती नहीं की है, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको जब जब एडजस्टमेंट नहीं दी हो तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में से माइनस मत कर देना। बहुत बड़ी और बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो नो एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब नो एडजस्टमेंट, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ P&L अकाउंट में उसका जो क्या है खर्चा दिखाने की डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है। थर्ड केस डिस्कस करते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और मशीनरी अकाउंट में सेम अमाउंट 1 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज दी हुई है। सर ये तो ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट साइड पर क्यों लिखी हुई है? वैसे हमने डेप्रिसिएशन जो चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर क्यों लिखी हुई है? देखो क्या होता है कि कभी कभी हम डेप्रिसिएशन सीधा माइनस नहीं करते हैं, हम पहले एक प्रोविजन रखते हैं। जैसे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्कस किया था कि हम एक मशीनरी अकाउंट बनाते थे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे। उसका क्या मतलब होता था कि हम पहले से एक प्रोविजन रखते हैं, पहले से एक रिजर्व रखते हैं पैसा थोड़ा सा, कि जो डेप्रिसिएशन जो है वो सीधा जो मशीनरी अकाउंट है उस पर सीधा इफेक्ट ना पड़े, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से हम माइनस करते रहें और जब मशीनरी जब बेचेंगे तब उसकी अमाउंट उसमें से माइनस कर देंगे। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो डेप्रिसिएशन है वो सीधा इफेक्ट उसका किस पे ना पड़े, मशीनरी पे, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें से वो माइनस होता रहे। अब एक सोचने वाली बात है, अगर आप प्रोविजन बनाओगे, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाओगे, तो वो कभी ना कभी तो मशीनरी में से माइनस होगा ना। एक तरह से हम प्रोविजन क्या कह सकते हो, हम एक तरह से, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, एक तरह से हम प्रोविजन जो है मशीनरी की वैल्यू में से ही बना रहे हैं। बिल्कुल कैसे? क्योंकि वो कभी ना कभी तो वो प्रोविजन उसमें से माइनस होगा ना। अगर आज बेचे, कल बेचे, परसों बेचे, वो कभी ना कभी प्रोविजन तो कभी ना कभी यूज होगा ना। एट द एंड नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेट रिजल्ट यही आएगा कि प्रोविजन को हम मशीनरी में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी वैल्यू, वो जो प्रोविजन के लिए हमने रखा हुआ था वो उसको हम कम कर रहे हैं और मशीनरी में से उसको माइनस कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मैंने डेप्रिसिएशन में आपको बता दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। अब इसके अंदर क्या लिखा है? नो एडजस्टमेंट। देखते हैं इसको कैसे डिस्कस करना है। इसके अंदर कहीं पर आपको दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो जो हमें P&L अकाउंट में दिखाना है? बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। तो ये हमारे लिए क्या है? अब जब एडजस्टमेंट ही नहीं है तो किसी एक जगह आएगी, ऑब्वियस ही बात है। मशीनरी हम लिख देते हैं सर एसेट वाली साइड पे, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीनरी हमने लिख दी 1 लाख रुपीस। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है,
इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूं। कहीं कहीं क्या होता है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है या तो वो लायबिलिटी वाली साइड दिखा देते हैं, दोनों ही गलत नहीं है, दो ऑप्शन है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या तो यहां पर दिखा देते हैं या फिर इसमें से माइनस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और फिर मशीनरी की वैल्यू क्या दिखा देते हैं 90,000। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये बात भी है सेम और ये बात भी सेम हो? कैलकुलेट करो, ये एसेट वाली साइड है, लायबिलिटी वाली साइड है, एट द एंड तो एक दूसरे के उल्टा ही है, प्लस या माइनस एडजस्ट तो करना ही होगा। 1 लाख में से यहां से 10,000 कम कर दो, चाहे यहां पे माइनस सीधा डायरेक्ट दिखा दो, तो एक ही बात है। जैसे डेबिट और क्रेडिट का होता है, हमने क्या होता है कि क्रेडिट वाली साइड में से या तो डेबिट माइनस होगा, डेबिट वाली साइड में से क्रेडिट माइनस होगा, यही मतलब होता है। तो वैसे ही है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो 10,000 है, चाहे आप लायबिलिटी वाली साइड दिखा दो, चाहे आप डायरेक्ट उसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने आपसे बस ये डिस्कस करना था कि उसको ट्रीट कैसे करते हैं कि लायबिलिटी वाली साइड पे। सर लायबिलिटी वाली साइड पे क्यों दिखा रहे हो? सोचने वाली बात ये है, पहले तो ये कि जो मशीनरी का जो वो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट का नेचर होता है। प्रोविजन, अगर हम कोई भी रिजर्व बनाते हैं, कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, तो वो हमेशा जो बिजनेस है, एक जो अलग एंटिटी है, उसके लिए हमेशा लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि उसने या तो वो प्रॉफिट में से निकाल के दे रहा कोई रिजर्व है, या फिर कि जैसे जो डेबिट वाली चीज है, मशीनरी है, डेबिट नेचर है, तो उसमें से वो निकाल के दे रहा है, प्रोविजन निकाल के दे रहा है उसमें से कि आप ये अपना अलग से साइड पर रखो, ये बाद में काम आएगा। मैं अलग से अपने सिर से एक भार निकाल कर दे रहा हूं आपको, अपने सिर पे एक रिजर्व निकाल कर दे रहा हूं, एक प्रोविजन निकाल कर दे रहा हूं आपको, जो आपको बाद में डेबिट करने पे काम आएगा। तो एक बार तो उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। फिर से मैं बोलता हूं आपको ये चीज कि प्रोविजन है, प्रोविजन यानी कि हमने पहले ही कुछ निकाल कर रख दिया, कुछ पार्ट उसका टाइप ऑफ रिजर्व निकाल कर रख दिया, तो वो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, कि हमने कल को वो चीज यूज करनी है, अभी यूज नहीं हुई है, हमने पहले ही निकाल के रख दिया कि हम उसको कल को कुछ यूज करेंगे, वो एक रिजर्व है हमारे लिए। हमने या तो वो नेट प्रॉफिट में से निकाला है, बिजनेस है जो, उसने या तो वो जो ऑनर को जो नेट प्रॉफिट देना था वो उसमें से निकाला है, या फिर मशीनरी में से ही निकाला है। तो इसलिए उसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट नेचर होता है। कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी प्रोविजन होगा, उसका हमेशा जो नेचर होगा वो क्रेडिट का होगा, यानी कि वो एक तरह से बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं, बिजनेस के लिए क्या होगी, हमेशा एक लायबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें मशीनरी हमें दी हुई है 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। क्या मतलब है सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह देते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 दिया और हमें बोला हुआ है कि सर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो बहुत ही आसान है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हम यहां पर दिखा देंगे, टू डेप्रिसिएशन एम यानी कि मशीनरी 10,000 रुपीज। अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी तो एक ही साइड रिकॉर्ड होना था और वो हो चुका है। मशीनरी एसेट वाली साइड पर दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, मशीनरी रुपीज 1 लाख। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं हमें, हमने भी डिस्कस किया था, लायबिलिटी होती है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू क्या है 11,000। बिल्कुल ही सिंपल, आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपके साथ कोई नई चीज आ जाए आपके सामने और आप एकदम से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए आपको हर छोटा जो छोटा सा भी अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन, एक नया एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है। तो फिफ्थ और लास्ट केस डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन का, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज यूजुअल, मशीनरी 1 लाख, डेप्रिसिएशन रिजर्व। सर ये क्या चीज है? ये भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ही चीज है। रिजर्व प्रोविजन मैंने आपको सेम चीज बताई थी। डेप्रिसिएशन मशीनरी 10,000 दी हुई है, अब हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या कहता है एडजस्टमेंट? कहता है कि हमसे गलती हो गई थी, डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 20% पर एनम SLM स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 3 मंथ्स।
किस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है 1 लाख पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 लाख पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 3 मंथ्स के लिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 5000। 20% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 5000। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन तो यहां पर भी और आपने ये भी निकाल दिया, तो क्या मैं इसको ओल्ड कह सकता हूं एक तरह से, और ये जो नया है ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो कि ये पुराने वाला डेप्रिसिएशन है जिसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो सर फिर हम इसमें करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करना। टू डेप्रिसिएशन एक बार तो लिखना है 10,000, जो हमारा ये वाला है। आप ब्रैकेट में ओल्ड लिखना है, ओल्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद की क्लैरिफिकेशन के लिए। टू डेप्रिसिएशन जो अभी हमने निकाला वो तो हमने लिखना ही लिखना है, 5000 जो एडजस्टमेंट में हमने निकाला है। प्रोविजन हमने बात की है कि लायबिलिटी साइड में आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना है? अमाउंट इसकी 11,000 रुपीज। अब सवाल उठता है, सर यहां पे जो न्यू वाला डेप्रिसिएशन है और जो ओल्ड वाला डेप्रिसिएशन है, क्या मशीनरी में से दोनों माइनस होंगे? क्यों माइनस होंगे और क्यों नहीं माइनस होंगे, ये सवाल उठता है। इसका जवाब ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये एडजस्ट हो चुका है। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये एडजस्ट हो चुका है। हमें एडजस्ट कौन सा करना है? 5000 वाला। तो इसमें से माइनस भी कौन सा होगा? सिर्फ 5000 वाला। तो मशीनरी कितना कह रहा है? 1 लाख माइनस 5000 वाला डेप्रिसिएशन, क्या वैल्यू आ जाएगी? 95,000। फिर से बता रहा हूं 10,000 माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि 10,000 तो पहले ही माइनस किया हुआ है। ये इसमें कोई गलती नहीं हुई, ये पहले से ही एडजस्ट हुआ है जब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। लेकिन ये गलती हुई थी हमसे, तो अब गलती हुई थी उसको सुधारना है, तो सिर्फ वो ही माइनस होगा। और यहां तो डेप्रिसिएशन दोनों के दोनों आएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन है वो ही सिर्फ माइनस होगा, ना कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो भी माइनस होगा। वो सिर्फ P&L अकाउंट के डेबिट वाली साइड पर आएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो क्या कहती है? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके अंदर हम कुछ केसेस, जैसे हमने डेप्रिसिएशन में डिस्कस किए हैं वैसे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस में क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, उसमें बोला हुआ है कि डेटर्स कितने हैं? 40,000 और बैड डेट्स 2,000 हमें दिए हुए हैं। अच्छा, उससे पहले बैड डेट्स हमने पहले से डिस्कस किया हुआ पिछले लेक्चर में। बैड डेट्स क्या होता है कि मान लो अगर किसी पर्सन ने कुछ, हमने किसी को कोई उधार दे रखा है, किसी को पैसे दे रखे हैं, और वो किसी कारण से बदमाश निकलता है, पैसे नहीं देता, या किसी और कारण से उसका दिवाला निकल जाता है, वो पैसे नहीं दे पाता, तो हम उसको एक कहते हैं बैड डेट में डाल दे कि वो पैसे एक तरह से हमारे जो पैसे दिए हुए थे वो डूब गए हैं। डूबे हुए पैसों को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। डेटर्स 40,000, बैड डेट्स 2,000। अच्छा, 2,000 का क्या मतलब है? कि ये एडजस्ट हुआ है पहले बुक्स में, लेकिन एडजस्टमेंट हमें क्या दी है जो हम भूल गए थे? राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500। हमें बैड डेट्स लिखने हैं, राइट ऑफ मतलब हमें लिखने हैं, फाइनल अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड करना है। कितना? 2500। चलो रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट्स ये वाले 2 बैड डेट्स, ये तो देखो आएंगे ही आएंगे अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हुए। मैं यहां पर लिख सकता हूं 2000, लिख सकते हो सर। अच्छा, जैसे हमने पहले पिछले वाले केस में किया तो उसमें इसको ओल्ड और इसको न्यू कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ओल्ड कर दिया और इसको न्यू कर दिया। इन दोनों को मैं प्लस करके यहां पर दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। प्लस न्यू बैड डेट्स कितना आ जाएगा? 2500, और यहां पे टोटल कितना आ जाएगा? 4500। तो 2 बैड डेट्स कितना? 4500 आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट साइड्स पे डेटर्स कितना बोल रहा है? 40,000। अब पिछली बार की तरह हम जो बैड डेट्स हैं वो डेटर में से माइनस ही करेंगे, क्योंकि हमने क्या थे? पैसे जो दिए हुए थे, उधार दिए हुए थे, उसमें से क्या हुआ? उधार में से कि जो 25 होते, 40,000 में से जो 25 होते उसको हमें बैड डेट करना है, उनको ये डालना है कि वो डूबे हुए पैसों में उनको गिनना है। ठीक है, डूबे हुए पैसों में हमने गिनना है। अब हमने
अकाउंट्स में पहले नहीं गिना, अब हमें एडजस्टमेंट बोल रहा है, तो हम ये वाला भी माइनस करेंगे और ये वाला भी माइनस करेंगे, दोनों या तो एक माइनस करेंगे या दोनों माइनस करेंगे, ये सवाल उठता है यहां पर। हमने पिछले केस में डिस्कस किया था कि जो नया वाला है वो ही माइनस होगा, पुराने वाला तो पहले ही माइनस हो चुका है। डेप्रिसिएशन वाले केस में हमने ये डिस्कस किया था। तो सेम उसी तरीके से जो इसमें से माइनस होगा वो कौन सा होगा, न्यू वाला जो बैड डेब्ट्स है वो माइनस होगा। तो 40,000 में से 2500 अगर हम माइनस करें तो डेटर्स कितने रह गए, 37,000 और 500। याद रखना जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो ही सिर्फ माइनस होगा, जो नया वाला बैड डेब्ट है वो ही सिर्फ माइनस होगा, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सिर्फ P&L अकाउंट में ही लिखा जाएगा, P&L अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आओ दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, हमें डेटर्स बोल रहा है 52,500, बैड डेब्ट्स 3,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? हमें कभी कभी पता लग जाता है, पहले थोड़ी सी इंट्यूशन हो जाती है कि यार ये बंदे के पास पैसे कम है, हो सकता है ये बंदा धोखा दे जाए, हो सकता है हमारे इसको दिए पैसे डूब जाएं। उसके लिए हम पहले से एक रिजर्व बना लेते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं कि यार एक पहले से कि डाउटफुल है ये थोड़ा सा, ये जो बंदा है ना ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, इसके लिए आप पहले प्रोविजन बना लो। या फिर क्या केस हो सकता है कि आप पहले से ही थोड़ा सेफ साइड होकर चलते हो, आपने पहले से ही प्रोविजन निकाला हुआ है कि यार हमने जैसे आइडिया लगाया, एवरेज लगाया कि हर साल करीब 5 से 10 हजार जो हमारे पैसे वो डूब ही जाते हैं, तो उसके लिए अपना पहले से ही एवरेज बेसिस पे एक प्रोविजन बनाकर चलते हैं। तो वो प्रोविजन बनाया जाता है। वो प्रोविजन मैंने बताया था आपको, जो रिजर्व प्रोविजन है वो हमेशा कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। या तो वो प्रॉफिट से बनाते हैं या फिर वो एक तरह से डेटर से बनाते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं, जो भी प्रोविजन बनाते हैं। तो वो चीज क्या होती है, हमेशा जो कंपनी होती है जिसको हम एक अलग बिजनेस एंटिटी मानते हैं, वो उसके लिए एक लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड दिखाया। अब हमें करनी है इसके एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500। सर ये हमने डिस्कस कर लिया, हम ये आराम से कर लेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 20%। यहां सवाल उठता है, ये हमारे नई चीज है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर देखते हैं क्या नया आता है और उसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बैड डेट्स जो हमारे पास किसमें लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं 3000, मैंने 3000 लिख दिया, ठीक है सर, ओके। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500, जो यहां पर भी आएंगे और यहां पर भी आएंगे। एक बार यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पे जब बैलेंस शीट में आएंगे तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। पर अगर आपके पास कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है, जब आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनानी होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप यहां पर एंट्री कर रहे हो P&L, वो साथ के साथ बैलेंस शीट में कर दो, नहीं तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में भूल जाओगे। यहां पे आपको समझाने के लिए मैं स्टेप वाइज पहले P&L अकाउंट कंप्लीट कर रहा हूं, फिर बैलेंस शीट मारो, लेकिन आपने एक्चुअल में सेफ साइड होकर चलना है। जब आप एक साइड रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको हाथों हाथ दूसरी साइड रिकॉर्ड कर दो, नहीं तो भूल जाओगे और आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट इक्वल नहीं आएगा और आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। 2 बैड डेट्स कितना, 3000 प्लस न्यू बैड डेट्स बोल सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल सर, प्लस न्यू बैड डेट्स लिख दिए मैंने, 3000 कितना है 2500, ये हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि ये प्रोविजन कब काम आता है, जब हमारे एक्चुअल में बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, जब वो एक्चुअल में हमारे ऊपर वो दिक्कत आ गई तब वो प्रोविजन आएगा। अच्छा, अब वो दिक्कत आ गई तो क्या हम इस प्रोविजन को एडजस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हमने प्रोविजन रखा ही किस लिए था कि एकदम से जब हमारे ऊपर कोई दिक्कत आए तो हमारी कंपनी को सीधा झटका ना लगे। हमने जो रिजर्व बनाए हुए हैं उस पर उसका इफेक्ट पड़े, ना कि हमारी कंपनी पर आकर सीधा झटका लगे। तो उस झटके को सहने के लिए हमने प्रोविजन पहले से बनाया हुआ था, तो क्या हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, उसको एडजस्ट हम यहां पर करेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे या फिर हम इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? अच्छा, प्रोविजन फॉर, बट मैं इसको ओपनिंग बोल सकता हूं। क्यों सर? मैं इसको ओपनिंग बोल रहा हूं तो इसको क्लोजिंग बोल सकता हूं। अगर मैं इसको क्लोजिंग बोल सकता हूं तो मैं इसको ओपनिंग बोल सकता हूं, अगर इसको ओपनिंग बोल सकता हूं तो मैं इसको क्लोजिंग बोल सकता हूं। कैसे? कि ये
ये हमने प्रोविजन शुरू में, साल के शुरू में हमने बनाया ही हुआ था। तो साल के शुरू में जो हमने बनाया हुआ था वो हमारे लिए क्या है, ओपनिंग। और ये जो हम साल के एंड पर बना रहे हैं ये हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन। तो मैं क्या यहां पर इस प्रोविजन को, जब हमारे ऊपर बैड डेट्स आ गए हैं, इसको एडजस्ट नहीं करूंगा, प्लस या माइनस नहीं करूंगा, एडजस्ट करूंगा मतलब कि प्लस या माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करोगे सर, ये झटका सहने के लिए बनाया था, तो अब झटका लगा है तो इसको सहने भी तो दो। बिल्कुल, यहां पे क्या करेंगे, माइनस ओपनिंग, कितना है, ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन हमारे पास आ रहा है माइनस में 5,000 रुपीज, ये 5,000 ओपनिंग में आ गया। ठीक है सर, एक एडजस्टमेंट रह गई सर, यहां पर क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नहीं बताया आपने कैसे करना है। देखो, जब जब आप क्लोजिंग प्रोविजन बनाओगे, क्या बोल रहा हूं, जब जब आप क्लोजिंग प्रोविजन बनाओगे उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, जो डेटर्स होंगे उसमें से न्यू जो बैड डेट्स हैं वो माइनस करोगे, फिर उस पे परसेंटेज निकालोगे, ये जो 20% है। मतलब कि इस केस में हम क्या करेंगे, 52,000 माइनस न्यू बैड डेट्स हमारे कितने थे, 2,500। तो 52,000 माइनस 52,500 माइनस 2,500 हमारा कितना बन गया, 50,000। 50,000 पे हमने 20% निकालना है, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। तो यहां पर जब मैं क्या करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा तो एक तरह से मैं अपनी उसमें से, कंपनी में से पैसे निकाल रहा हूं, एक तरह से एक बार के लिए मैं उसको एक्सपेंस दिखा रहा हूं। जब अपनी कंपनी में से पैसे निकालूंगा तो एक्सपेंस ही दिखाऊंगा ना। रिजर्व हमेशा किस में से, या तो प्रॉफिट में से निकलेगा या फिर उस जो डेटर्स है उसमें से निकलेगा। तो जब मैं उसको निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको डेबिट वाली साइड पर दिखाऊंगा। तो क्या कर दूंगा, यहां पे डेबिट वाली साइड पर दिखाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग प्रोविजन, कितना आ जाएगा यहां पे, 10,000 रुपीज। और इसका टोटल अब यहां पर आ जाएगा। देखो यहां पे प्लस माइनस पे कंफ्यूज मत हो, सीधा कंसेप्ट पे आओ कि मैंने प्लस माइनस क्यों किया है। रट्टा मारोगे तो मैं गारंटी देता हूं आज नहीं तो कल आप उसको भूल जाओगे। ये बैड डेट्स हमें समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। न्यू बैड डेट्स हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर, ये खर्चा है इसलिए डेबिट वाली साइड पे हम कर रहे हैं। प्लस माइनस को भूल जाओ एक बारी। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बैड डेट्स 3,000, बिल्कुल ठीक है। नए बैड डेट्स बना रहा हूं, 2 न्यू बैड डेट्स कर सकता हूं 2,500, बिल्कुल कर सकते हो सर। मैं नया प्रोविजन बना रहा हूं, अपनी कंपनी में से कुछ निकाल रहा हूं एक तरह से उसको एक्सपेंस दिखा रहा हूं, तो यहां पे 2 क्लोजिंग प्रोविजन दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकते हो सर, 10,000 के। अब वो 2 ना दिखाकर, 2 न्यू बैड डेट्स ना दिखाकर, 2 क्लोजिंग प्रोविजन ना दिखाकर मैंने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ओपनिंग प्रोविजन क्यों किया, अब जब ये प्रोविजन क्रेडिट साइड पर था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोविजन की हमेशा क्या नेचर होती है, क्रेडिट की नेचर होती है। क्रेडिट की नेचर होती है, लायबिलिटी की नेचर होती है। तो मैंने इसको इस साइड ना दिखाकर यहां पर इसको एडजस्ट कर दिया, इसलिए जो ये वाली चीज मैंने यहां रखी तो इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसलिए प्लस माइनस के पीछे ये है। आप जैसे 2 करके भी आप इसको दिखा सकते हो, 2 या बाय करके भी आप दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये समझने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस हम इसमें कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका क्या आएगा, टोटल 10,500, 2 बैड डेट्स क्या आ जाएगा, 10,500। अब हमें क्या, जो ये था बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स जो प्रोविजन है, ये हमारे लिए एडजस्टमेंट थी, तो ऑब्वियस ही बात है हम यहां पर भी इसको एडजस्ट करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं डेटर्स, एसेट्स वाली साइड पे। ठीक है, एसेट्स वाली साइड पे आएगा सर 52,500 हमारे लिए डेटर्स आ गए, माइनस हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, माइनस न्यू बैड डेट्स कितने, 2,500। मैंने सिर्फ न्यू लिखा है ताकि पता लगे मैंने क्या माइनस किया है, माइनस 2,500 न्यू बैड डेट्स। अब क्लोजिंग प्रोविजन, जो क्लोजिंग प्रोविजन, जो नया प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट के लिए, वो हमें पता है कि कभी ना कभी हो सकता है डाउटफुल है वो झटका लगे। वो झटका किस पे लगेगा, डेटर्स में से लगेगा, तो डेटर्स में से ही इसको माइनस कर देंगे हम। यहां पे क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, 10,000 रुपीज। मैंने क्लोजिंग इसमें से डेटर्स में से माइनस क्यों किया, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब झटका लगेगा, एक्चुअल में किस पे झटका लगेगा, डेटर्स पे झटका लगेगा ना, अगर पैसे डूबेंगे। तो मैंने वो झटका सीधा डेटर्स पे नहीं लगाया, वो झटके के लिए पहले से, जिसपे मेरे को डाउट था, पहले से मैंने प्रोविजन निकाल लिया। तो वो प्रोविजन किस में से निकालूंगा मैं,
डेटर्स में से ही तो निकालूंगा, क्योंकि एट द एंड झटका किस पे लगना है, डेटर्स पे लगना है। वो मैंने उस टाइम पे नहीं लगाकर पहले ही उसके लिए एक प्रोविजन रख लिया, तो वो प्रोविजन किस में से आएगा, डेटर्स में से ही तो आएगा। तो इसलिए उसको क्लोजिंग मैंने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्लोजिंग को यहां पर भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम है। कोई कोई यहां पर दिखाता है, कोई कोई माइनस करता है, तो यहां पे जो डेटर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 40,000 यहां पर डेटर्स आएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना। प्लस माइनस के चक्कर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, उसका कंसेप्ट समझना कि हमने उसको प्लस किया है तो क्यों किया है, और अगर माइनस किया है तो क्यों किया है, प्रोविजन का क्या मतलब होता है, और जो नया वाला बैड डेट्स है उसका क्या मतलब होता है, उसको आराम से समझना फिर उसको करना। अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनिंग यहां पर लिख सकते हो, जो ओपनिंग प्रोविजन है वो यहां पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भी एट द एंड जो यहां पे जो टोटल आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड नेट रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग को आप यहां पर दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ न्यू बैड डेट्स है उसको आपको डेटर्स में से माइनस करना ही करना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन न्यू बैड डेट्स की यहां पर इतनी अच्छी नहीं लगी, वो कभी लायबिलिटी वाले केस पे माना नहीं जाएगा। क्लोजिंग प्रोविजन है तो उसको हम लायबिलिटी मान सकते हैं। तो ये लास्ट फॉर्म है इसका, बैड डेट्स का एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। थर्ड और लास्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स हमें दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग राम्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ 2000, यानी कि हमारे पास कोई बिल्स रिसीवेबल थे, राम से हमने वो पैसे लेने थे, लेकिन उसका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, कितने का है, 2000 का। डिटेल में आते हैं, पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैड डेब्ट 1500 क्लियर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000 क्लियर है सर। एडजस्टमेंट क्या कहता है कि 30% ऑफ राम्स बिल इज इररिकवरेबल, कि जो राम के बिल की 30% अमाउंट है ना वो इररिकवरेबल, वो पैसे वापस आएंगे ही नहीं। और क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%, देन 10% के हमें क्या बनाने हैं, डाउटफुल डेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज यूजुअल टू बैड डेट्स। हमारे पास कितने हैं इसके अंदर, 1500 के हमारे पास क्या है, बैड डेट्स है। न्यू बैड डेट्स हमारे पास कैसे पता लगेगा, ये देखो 30% ऑफ राम्स बिल इज इररिकवरेबल, ये हमारा नया बैड डेट है, इसके अंदर छुपा हुआ है। 2000 का बिल था, उसका 30% कितना हो जाएगा, 600। तो हम क्या कर देंगे, प्लस न्यू बैड डेट्स की, ये पैसे तो आने ही नहीं है, ये पैसे आने ही नहीं है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, क्या 600 इसमें से प्लस कर देंगे। अच्छा, हमारे पास अब ओपनिंग प्रोविजन है, ये हमारा क्या है, ओपनिंग प्रोविजन, इसको हम माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ओपनिंग प्रोविजन कितना है, 3000 रुपीज, इसको हमने माइनस करना है। उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहां किस पे डाउट, अब जो 10% है किस पे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि डेटर्स में से हमारे पास जो न्यू बैड डेट्स है वो माइनस करके हम क्या करेंगे, फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, वैसे अगर देखा जाए तो न्यू बैड डेट्स हमारे पास कितना है, 600 है, यानी कि 62,000 में से 600 माइनस करके हम क्या करेंगे, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे। लेकिन इस बिल को मैंने आपको क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो 62,000 है, इसमें जो 2000 का बिल है वो डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी बैड डेट ही है। अभी रिकवरेबल अमाउंट हमें कितनी बताइए, 30%। तो इसके अंदर जो प्रोविजन भी बनाएंगे हम, वो इस पे बनाएंगे, 60,000 पे हम प्रोविजन बनाएंगे, ना कि 62,000 में से 600 माइनस करके उस पे प्रोविजन बनाएंगे। जो हम प्रोविजन बनाएंगे वो 62,000 में से जो बिल की अमाउंट है वो निकालकर हम उस पे प्रोविजन बनाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये सवाल उठेगा कि 600 क्यों नहीं माइनस किए सर, नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक तरह से जो बिल है 2000 का वो भी बैड डेब्ट ही है। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 30% ही है, कल को हो सकता है 100% हो जाए, तो इसलिए हम उसको एक बार सेफ साइड पर ही रखकर चलेंगे। तो 60,000 पे जब हम 10% का प्रोविजन बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 6,000 रुपीज, ठीक है। प्लस क्लोजिंग, प्लस माइनस को मैंने आपको बता दिया, प्लस क्लोजिंग 6,000 इसमें आ जाएगा। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो इसका जो अमाउंट आएगी 6,000 माइनस 3,000 कितना आ गया, 3,000। 3,000 प्लस 1,500 कितना, 4,500। 4,500 प्लस 600 जब आप करोगे तो इसकी अमाउंट आएगी
5100 5100 के हमारे पास क्या आ गए, बैड डेट्स। ठीक है सर, अब हमें एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी करनी है। बैलेंस शीट में जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, 62,000 के। उसमें से इररिकवरेबल कौन सी रही है, जो न्यू बैड डेट्स है 600 का, माइनस न्यू बैड डेट्स कितना 600, माइनस जो आपने प्रोविजन बनाया है क्लोजिंग वाला कितना है 6000, माइनस क्लोजिंग प्रोविजन कितना है 6000, तो इसकी क्या अमाउंट आएगी 55,400। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर अलग क्या था, आपको बताया हुआ था कि इसमें बिल डिसऑनर हुआ है 2000 का। फर्क इतना है कि न्यू बैड डेट्स वैसे कितना कैलकुलेट होगा 600 का, लेकिन जब आप प्रोविजन बनाओगे, आप प्रोविजन तो देखो एक तरह से सेफ हमारे पास पैसे क्या है 60,000 ही है, जो हमारे पास सेफ है वो हमारे पास 60,000 ही है। तो आप प्रोविजन पूरे जो सेफ बिल्कुल सेफ डेटर्स हैं उसमें से बनाओगे, ना कि जिसमें से आपकी 60,000 में 600 माइनस कर दे, पीछे 1400 रह गए, मतलब 61,400 में से आप प्रोविजन बनाओगे। इसमें से जो 1400 रुपए हैं, इसमें से जो 1400 रुपए हैं वो अभी भी थोड़े से रिस्क में है। 600 तो हमें पता लग ही गया कि वो नहीं आएंगे, तो हमने बैड डेट्स को उसका क्लियर कर ही दिया। 1400 अभी जो बिल्ड डिसऑनर है उसका भी क्लियरिटी नहीं है, तो हम जो प्रोविजन बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, जिसके हमें क्लियर है, इसी पे तो प्रोविजन बनाएंगे ना कि इस पे जिस पे हमें क्लियर ही नहीं है उस पे प्रोविजन हम बना कैसे दे। इसलिए जो क्लोजिंग प्रोविजन बनाया है हमने 60,000 पे बनाया है, ना कि 61,400 पे बनाया है। तो यहां पे जो बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स जिसके सिर्फ 3 ही फॉर्म है, आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। नए लेक्चर में मिलेंगे नए एडजस्टमेंट्स के साथ। थैंक यू।